हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जीएस एकेडमी में। और इस वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बिहार का इतिहास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी, बीएसएससी और दूसरे बिहार के एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहार का एंशियंट हिस्ट्री जो है, जो प्राचीन कालीन इतिहास है, वो भी बिहार का वो पूरे देश का इतिहास है। और प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की ग्लोरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास हम एक बार में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कई छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग 4-5 वीडियो के माध्यम से पूरा प्राचीन भारत का बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है। बस क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें याद कर लेनी है और कुछ चीज़ें कंसेप्ट के रूप में तैयार कर लेना है। तो देखिए, बिहार के इतिहास में जो है वो साक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साक्ष्यों में हमें क्या-क्या साक्ष्य देखना है, तो शिलालेख। अब जैसे जानते हैं, बहुत सारे शिलालेख राजा और शासक अपने टाइम में खुदवाते थे। और इन शिलालेख के माध्यम से वो क्या करते थे, संदेश देते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। एक तरह से जैसे आज कानून है, हमारे पास संविधान है और उसके लिए हम किताबें हमने लिखी हुई है। उस समय किताबों का इतना प्रचलन नहीं था, तो लोग शासक जो होते थे वो शिलालेख के माध्यम से अपने नियम कानून वगैरह का ख्याल रखते थे और लोगों में प्रचार करते थे कि नियम ये है और इसका उल्लंघन करने पे क्या होता है, इस तरह से सज़ा होती है। शिलालेख के साथ स्मारक। स्मारक में आप देखेंगे कि जैसे स्मारक इमारत, जैसे शासक वगैरह क्या होते थे, महल वगैरह बनवाते थे, तो उनसे भी इतिहास का हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्के। शासक जो सिक्के जारी करते थे, उसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि उस टाइम पे व्यापार बिजनेस कैसा होता था, कौन सा शासक था। बहुत सारे शासक क्या करते थे, अपने सिक्कों पे अपना नाम और डेट भी लिखवाते थे। इससे इतिहास का ये बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। दान पत्र, तान ताम्रपत्र, राज्य का संबंधी दस्तावेज। अब राज्य का संबंधी दस्तावेज मतलब प्रशासन में जो चीज़ें होती थी, कुछ वो दस्तावेज के रूप में लिखा जाता था, उन्हीं को राज्य संबंधी दस्तावेज माना जाता है। और प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने क्या किया था, बिहार की यात्रा की थी। और अपनी यात्रा वृत्तांत में बिहार के जलवायु, बिहार के शासक, प्रशासन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में इन विदेश यात्रियों ने क्या किया है, वृत्तांत लिखा है, पूरा एकदम विस्तृत व्याख्या लिखा है। प्राचीन काल में इनके बारे में जैसे फाहियान, वेनशोंग और भी दूसरे भी यात्री आए। तो ये सब यात्रियों ने क्या किया कि बिहार के बारे में और साथ ही साथ भारत के बारे में इन्होंने एक दस्तावेज टाइप का तैयार किया। वो भी क्या है, इतिहास के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। तो प्रवर्ती जो इतिहास है, जैसे उनमें धार्मिक ग्रंथ वगैरह भी होते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण, प्रवर्ती काल के विभिन्न पुराण। पुराण भी क्या होते हैं, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ ही है। और बहुत सारे निकाय, उपनिषद ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैसे विनय पिटक, धर्म पिटक और सुत्त पिटक। जन रचनाओं में जैसे भागवती सूत्र, ये सब क्या है, ये सब बिहार के बारे में, इनमें बिहार से संबंधित बहुत सारे उल्लेख हैं। अब देखिए, बिहार के इतिहास को हम लोग कई खंडों में बांट के देखेंगे। इनमें जो है, पहला है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल। पूर्व पाषाण काल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जब पत्थर के हथियार वगैरह यूज़ करते थे। और इसी के माध्यम से क्या थे, मानव सभ्यता, मानव समाज क्या था, अपना सर्वाइव के लिए औजार बनाता था, शिकार करता था, घर बनाता था। तो उसके जीवन में जब पत्थर का महत्व सबसे ज़्यादा था, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते थे, पाषाण काल बोला गया। ताम्र पाषाण काल, धीरे धीरे इंसानों ने क्या किया, खनिज की खोज करने लगे। और सबसे पहला जो खनिज और जो धातु यूज किया गया, वो था तांबा। और तांबा का ही प्रयोग जो है मनुष्य ने सबसे पहली बार करना शुरू किया। इसलिए इस पूरे युग को जो है ताम्र पाषाण युग बोलते थे। वैदिक काल, वैदिक काल में क्या हो गया, फिर आप देखेंगे आर्य आएंगे।
और आर्य आके क्या हो जाएंगे, वो यहाँ सेटल हो जाएंगे। तो आर्यों के आने और यहाँ सेटल होने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। आर्य अपने साथ आर्ट, कल्चर ये सब लेके आते हैं, धर्म लेके आते हैं, और भारतीय समाज को बहुत ही ज़्यादा अपने संस्कृति सभ्यता से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है महाजनपद। महाजनपद मतलब शहरों को ही महाजनपद बोला जाता था। मतलब एक शहर को जनपद और कई शहरों को मिला के एक खास क्षेत्र को क्या बोला दिया जाता था, महाजनपद बोला जाता था। तो इस तरह से इन विभिन्न कालों को क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले पूर्व पषाण काल। बिहार के पूर्व पषाण काल में हम लोग को दिखता है कि ये प्रारंभिक युग था, और यहाँ बहुत सारे जगह है जहाँ से ऐसे पूर्व पषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे जैसे खुरपी पाया गया है, कहाँ से, रजरप्पा। झारखंड बढ़ जाने के बाद जो है अब ये जगह झारखंड में चला गया है, लेकिन पहले ये बिहार का ही पार्ट था। संजय घाटी, सोना नाला के संगम, ये सिंहभूम जिले में है दोनों। और ये साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, वर्तमान झारखंड से। ठीक है। जेठियन, जेठियन एक जगह है गया जहाँ से पूर्व पषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। मुंगेर और नालंदा जिले में उन उत्खनन किया गया जहाँ से पूर्व पषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये जो स्पॉट है, जो प्लेस है, इनको आपको याद रखना है, और एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है मध्य पषाण काल। मध्य पषाण काल का डेट देख लीजिए, 10,000 से ले 1,00,000 से लेके 40,000 ईस्वी पूर्व को क्या बोला जाता है, मध्य पषाण काल। इसके अवशेष जो है बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए मध्य पषाण काल में कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, मुंगेर काल में। इस समय छोटे टुकड़ों में बनी बहुत सारी वस्तुएं, तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पछाड़ काल में मुख्यतः कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बिहार में, तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए नौ पछाड़ काल। नौ पछाड़ काल आते आते बहुत सारे जगहों से क्या होगा, आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। इनमें जो है नौ पछाड़ काल में अब हथियार जो है सूक्ष्म और धारदार और ज़्यादा कारगर बनने लगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहले औजार बनाए जाते थे, वो क्या होता था, बड़े और उस तरह के होते थे। और अब क्या होगा कि हथियार जो हैं, औजार जो हैं, वो पत्थर के जो बनाए जाएंगे वो सूक्ष्म होंगे, छोटे, लेकिन वो तेज धार वाले होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इस समय हड्डियों से बने सामान भी प्राप्त होते थे। तो मनुष्य द्वारा जो है हड्डियों का प्रयोग बहुत सारे औजार बनाने में, साथ ही साथ जो है ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी प्रयोग होता था। ठीक है। इस काल में अवशेष उत्तर बिहार के चिरान जो सारण जिले में है, ये छपरा के पास है, और चचेर वैशाली जिले में है। दो जगह से मुख्यतः नौ पछाड़ काल के साक्ष्य पाए गए हैं। याद रखिएगा, पहला बिहार के चिरांद जो सारण जिला छपरा शहर के पास ही है, और दूसरा चेचर ये वैशाली से प्राप्त हुआ है। ठीक। नेक्स्ट देखिए ताम्र पछाड़ काल। ताम्र पछाड़ काल में लाल मृदभांड सामान्य तौर पे पाया जाता है। और ताम्र पछाड़ काल में क्या होता था, लाल और काले मृदभांड जो है उसके अवशेष पाए गए हैं। इस समय के लोग जो थे इस टाइप के मृदभांड यूज करते थे, रेड एंड ब्लैक। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माना जाता था। दोनों ताम्र पछाड़ काल और हड़प्पा सभ्यता का डेट एकदम आसपास ही है, और कभी कभी तो मैच कर जाता है। मैच ऐसे कर जाता है कि उत्तर भारत में खास करके बिहार, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, खास करके राजस्थान हरियाणा इस तरफ, जब हड़प्पा सभ्यता का दौर जारी था, तो दक्षिण में मध्य भारत जैसे राजस्थान और उसके नीचे इन सब जगहों पे क्या था, ताम्र पछाड़ काल चल रहा था। तो कभी कभी हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पछाड़ काल को सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है। ठीक है। बिहार में जो है ताम्र पछाड़ काल के अवशेष चिरांद, और चिरांद देखिए नौ पछाड़ काल में भी पाया गया है, यहाँ ये देख सकते हैं। और चिरांद में जो है बिहार के ये ताम्र पछाड़ काल में भी अवशेष पाए गए हैं। चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, देखिए सोनपुर एक जगह है गया में, वहाँ से पटना,
पटना से, ताराडी बोधगया से, घोड़ा कटोरा राजगीर, पांड समस्तीपुर, सेनुवार सासाराम, सेनुवार एक जगह है, ओरियप भागलपुर आदि से क्या है, ताम्र पसाड़ के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो इन सब जगहों को आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा इसको जैसे भी हो याद कर जाइए, रट जाइए, या कंसेप्ट के रूप में तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है वैदिक काल में बिहार। वो देखिए, जब वैदिक काल शुरू हुआ तब बिहार का जो है अब धीरे धीरे उल्लेख इतिहास में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत में आर्य जो हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश में आके बस गए। सप्त सैंधव प्रदेश किसको बोला जाता था, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हुआ करती थी, जैसे सिंधु, झेलम, सतलज, ब्यास, यहाँ आके सबसे पहले वो बसना शुरू हो गए। अब इन क्षेत्रों में सबसे पहले बसना शुरू किए, और यहीं पे इसी क्षेत्र को क्या बोला जाता था, 7 नदियों का ये क्षेत्र था, इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता था। ठीक है, इन नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमें मिल जाता है। ठीक, ये 7 नदियाँ कौन कौन सी थी, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये 7 नदियाँ थी। जो सिंधु कहीं क्या है, सब सहयोगी नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की जानकारी जो है सबसे पहले हमें कहाँ प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या था, हमें बिहार की सबसे पहले जानकारी होती है। अगर परीक्षा में आए तो सीधा आप लिखिएगा कि बिहार का सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए, पुराणों के अनुसार मगध के राजवंश बृहदत्त वंश से संबंधित था। ठीक है, मगध में जो शासन करता था उसका वंश था बृहदत्त वंश। ठीक है, और ऋग्वेद में इस क्षेत्र को, मगध क्षेत्र को कीकट, और यहाँ के रहने वाले लोगों को ब्रत्य बोला जाता था। मगध क्षेत्र को क्या बोला गया है ऋग्वेद में, कीकट, कीकट प्रदेश, और यहाँ रहने वाले लोगों को ब्रत्य बोला गया है। ठीक है, अब कीकट प्रदेश जो है, जैसे ये जंगली क्षेत्र था, झारखंड, बिहार, ये सब जंगली क्षेत्र थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, कीकट बोला जाता था। और यहाँ के रहने वाले लोगों को ब्रत यानी जंगली लोग, यानी जंगल में रहने वाले लोग कहा जाता था। ठीक है, वायु पुराण और पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि पवित्र स्थलों की उल्लेख है, और इनको क्या बोला गया है, पवित्र स्थल के रूप में इनका पहचान किया गया है। ठीक है, जबकि बराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश माना गया है। अब देखिए, कीकट यानी इस क्षेत्र को अपवित्र प्रदेश किसमें कहा गया है, बराह पुराण में। ठीक है, यहाँ देखिए, वेद और उपनिषद से लिए गए वाक्य कुछ हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में, और उसका जो है गायत्री मंत्र का एक पार्ट है ये ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, दूसरा है सत्यमेव जयते। हम लोग जानते हैं कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और सत्यमेव जयते जो है ये एक तरह का भारत का, ये एक तरह का नेशनल स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। और देखेंगे आप, जैसे भारत के जो राज चिन्ह होते हैं वहाँ पे सत्यमेव जयते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम मतलब पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करने का जो वो है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, महाउपनिषद से। ठीक है, अतिथि देवो भव, ये वाक्य कहाँ से हमने लिया है, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं, ये एक दर्शन है। उपनिषद क्या है, दर्शन है, किसका, वेदों का दर्शन है। ठीक है, वेदों के दर्शन उपनिषद के नाम से जाना गया। ठीक, मातृदेवो भव मतलब माँ का, महिलाओं का सम्मान करे, ये कहाँ से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद। सर्वे भंतु सुखिन मतलब पूरे विश्व की क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं सुखी रहने का, ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है इस सेंटेंस को। ठीक है, तमसो माँ जयति गर्म में बृह
दारण्यक उपनिषद से क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस को लिया गया है। तो देखिए इसको एकदम याद कर जाइए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बिहार के ही नहीं नॉर्मल दूसरे भी एग्जामों में क्या पूछा जाता है, इन वाक्यों के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए वैदिक काल में कुछ नदियों का उल्लेख है, ठीक है। अब इन वैदिक काल में जो सप्त सिंधु प्रदेश बताया वो 7 नदियों का उल्लेख है, लेकिन दूसरे नाम से इन नदियों का उल्लेख है। जैसे सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है, ब्यास को बिपाशा, बिपाशा बसु वाला नहीं, ठीक है। रावी को पुरुषिडी के नाम से जाना गया है। झेलम का उल्लेख बितस्ता के नाम से है। चेनाब नदी का उल्लेख आस्किनी नदी के नाम से है। गंडक, सदानीरा, सिंधु का उल्लेख सिंधु के ही नाम से है, ठीक है। तो ये 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में दूसरे नाम से है, ठीक। सतलज का सुतुद्री, ब्यास का बिपाशा, रावी का सॉरी हम माफ कीजिएगा, रावी है, रावी का पुरसड़ी, झेलम का बितस्ता, चनाब का आस्किनी, गंडक का सदानीरा और सिंध नदी को सिंधु के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिहार में वैदिक साहित्य कुछ लिखे गए हैं, वैदिक साहित्य जिसमें बिहार का उल्लेख है, ठीक है। वैसे तो बिहार को जो है किकट के नाम से ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद सब में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में भी जो है इन किताबों में बिंबिसार के पूर्व, जब बिंबिसार शासक बना उसके पूर्व क्या है कि शासकों का और बिहार का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है महाजनपद काल। जब महाजनपद काल में बिहार की क्या स्थिति थी, अब देखिए महाजनपद काल आते आते बिहार तथा बिहार के आसपास लगे जो क्षेत्र हैं, जो ये पूर्वांचल का इलाका है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए इस टाइम में इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया कि यहाँ धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म भी इसी टाइम हुआ, महाजनपद काल में ही। तो बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है। और 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अंगुत्तर निकाय क्या है, त्रिपिटक का पार्ट है और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ठीक है। इन 16 महाजनपद में 3 महाजनपद और 3 महाजनपद कहाँ थे, बिहार के थे। पहला मगध, आप लोग जानते ही हैं, मगध साम्राज्य बहुत विशाल आगे चल के बन जाता है। दूसरा अंग और तीसरा वज्जी। मगध ये पटना के आसपास था, अंग जो है ये चंपा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में था, ठीक है। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी वैशाली जो वर्तमान है उसको पहले वज्जी बोला जाता था। तो इन सब तीनों के बारे में हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। पहला है अंग, ठीक है। अंग जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को बोला जाता था। इस स्थान को वेनशोंग ने चिननपो बोला है, ठीक है, याद रखिएगा। अंग को वेनशोंग ने चिननपो बोला था, अपने किताब में लिखा, ठीक है। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला राजा टीतुची था, ठीक है। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला राजा कौन था, टीतुची था, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी या चंपा माना जाता है, ठीक है। ये भागलपुर मुंगेर के आसपास था, ठीक है। महाभारत काल में जैसे कुंती पुत्र कर्ण है, तो दुर्योधन ने जो है कर्ण को अंग का शासक बनाया था। ये आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें उल्लेख है, ठीक है। और ये अंग का अंतिम आर्य राजा था, ठीक है। जैसे किताबों में लिखा गया है, महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होने लगा, ठीक है। और इस दौरान अंग के 3 राजा क्रमशः कौन कौन से हुए,
दधिवाहन, दुद्धवर्मन और ब्रह्मदंत, ये क्या थे? अंग के शासक बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म से प्रभावित थी, ठीक है, और ये जैन धर्म को स्वीकार करने वाली कौन थी? पहली महिला थी। चंदना कौन थी? जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। बिंबिसार ने अंगराज के अंतिम रक्षा राजा ब्रह्मदत्त को हरा के इसे कहाँ मिला लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। हम अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराया और इसने क्या किया? मगध में अंग का विलय करा दिया। वज्जी संघ, वज्जी संघ मतलब वैशाली के आसपास के क्षेत्रों को वज्जी संघ बोला जाता था। जैसा कि हम इतिहास में पढ़े हैं कि जनपद काल में 16 महाजनपद, ठीक है, और बाकी 10 गणराज्य थे, ठीक। तो 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में एक ये भी था, कौन सा? वज्जी या वैशाली क्या था? एक वो भी गणराज्य था। अच्छा, अब देखिए गणराज्य क्या होते हैं, गणराज्य क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, महाजनपद जो होते थे उसमें एक शासक होता था, ठीक है। ये क्या करता था? पूरी तरह से शासन इसके कंट्रोल में होती थी। गणराज्य क्या होते थे? इसमें शासक वर्ग होता था और ये शासक वर्ग पूरा मिलके क्या करता था? शासन करता था। तो ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो था वो फेडरल टाइप का था और महाजनपद जो था वो मोनार्की टाइप का था, एक ही आदमी पूरा डिसीजन लेता था, ठीक है। तो वज्जी संघ को ये पूरी दुनिया का सबसे पहला गणराज्य माना जाता था, ठीक है। याद रखिएगा, दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा राज्य था? तो वज्जी संघ वैशाली था, ठीक है। ये वर्तमान के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले को मिला के बना था, ठीक है। और यहाँ लिच्छवी क्षत्रिय जो है वो शासन करते थे और ये पूरा 8 कुलों में क्या थे? विभाजित थे, जैसे विदे, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक, वज्जी, ये सब क्या थे? महत्वपूर्ण थे, ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। याद रखिएगा, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और जैसे कि मैंने बताया, लिच्छवी गणराज्य जो था वो दुनिया का प्रथम, जितना इतिहास हमें प्राप्त है, वो प्रथम गणराज्य था। भारत भी क्या है? आज एक गणराज्य ही है। तो आप देखेंगे कहीं भी लिखा होता है तो क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, खाली इंडिया नहीं लिखा होता है, ठीक है। ये क्या थे? लिच्छवी राज्य के थे और ये शासक क्षत्रिय थे, ठीक। अब देखिए, कौटिल्य जो है उन लिच्छवी राज्य का उल्लेख कहाँ किया है कौटिल्य ने? राज शब्दोपजीवी संघ में, ठीक है, इसको ऐसा नाम दिया है, ठीक है। यह ग्रात्य कुल के क्षत्रिय थे जिनका एक प्रमुख सिद्धार्थ थे, ठीक है। सिद्धार्थ भी कहाँ थे? इसी कुल से संबंधित थे, ठीक। स्थान कुंड में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म हुआ था। अब देखिए, महावीर का जन्म भी वैशाली में ही हुआ था और 540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की क्या थी? बहन थी। वजी संघ का संविधान प्रशासन एक कुलीन तंत्र के हाथ में था, ठीक है। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी और सभा समिति, आप लोग जब पढ़े होंगे इतिहास में, वैदिक कालीन इतिहास, तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो राजा होते थे, उस कई राजा होते थे, उनका सम्मान अधिकार होता था, लेकिन बुजुर्गों का ज़्यादा ही सम्मान किया जाता था। आज भी देखिए बुजुर्गों का कितना सम्मान किया जाता था। वज्जी संघ में जो है नरवधी आम्रपाली का उल्लेख आपको इतिहास में मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ? आम्रपाली जो थी ये वैशाली की नगर वधु थी। नगर वधु, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगे। नगर वधु मतलब एक तरह की वेश्या को ही मान सकते हैं, ठीक है। और इसका संबंध नरेश बिम्बिसार के साथ भी था।
अब देखिए वैशाली की लिच्छवी गणराज्य ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जैसे हम लोगों ने। अब वैशाली में जो थे ये लिच्छवी जो थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, कि जब 16 महाजनपद का समय चल रहा था तो महाजनपद में जो है वो 3 जनपद जो थे, जैसे 3 वो काफ़ी शक्तिशाली थे। एक तो मगध था, दूसरा दूसरा कौन सा था, अवंती। अवंती वर्तमान के एमपी में है। और तीसरा लिच्छवी। ये भी क्या थे, 3 जो महाजनपद थे ये काफ़ी शक्तिशाली थे उन 16 महाजनपदों में। ठीक है, इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु द्वारा किया गया। इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने किया था। देखिए विशाल ने जो है वैशाली गणराज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब विशाल के नाम पे ही वैशाली पड़ गया। ठीक है, लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु प्रसिद्ध कातागारशाला का निर्माण कराया था। कातागारशाला याद रखिएगा। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। और इस शादी से क्या हुआ था, मगध नरेश बिंबिसार काफी मजबूत हुए थे। ठीक है, अब देखिए लिच्छवी गणतंत्र राज्य जो है गणतंत्र में 7वीं शताब्दी में क्या हुआ था, परिवर्तित हुआ था। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेष्टि था। ठीक है, और अंतिम राजा सूती या प्रमाती के नाम से जाना जाता है। इस राजवंश में कुल 24 राजा जो हुए थे। ठीक है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआती राजा नमनेष्टि और अंतिम राजा प्रमाती या राजा सूती था। ठीक है, तो दोस्तों बिहार एंशियंट जो है वो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और बिहार एंशियंट में हम लोग 3-4 पार्ट करके पढ़ेंगे उसे। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा बिहार में जो धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन कौन कौन से, बौद्ध, जैन, आजीवक, ये सब कहाँ थे, ये सब मगध के आसपास ही क्या हुए, इन धर्मों का उदय हुआ। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, इससे हम क्या होंगे, आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।